नमस्कार दर्शकों, मैं निधि स्वागत करती हूं आपका डीडी बिहार पर। वक्त हो गया है स्वस्थ जीवन कार्यक्रम का और आज का हमारा विषय है मूत्र में खून का आना एवं किडनी की समस्याएं। इस विषय पर और ज़रूरी जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर साकिब साहब, MS यूरोलॉजी। आपका स्वागत है सर हमारे शो में। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मूत्र में खून के आने को मेडिकल भाषा में क्या कहते हैं? मूत्र में जब भी रक्त आता है उसे हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो दी गई है वो हेमेचूरिया। जी सर। हीम मतलब ब्लड होता है और यूरिया मतलब यूरिन, सो हेमेचूरिया इज द वर्ड। सर, तो क्या ये हेमेचूरिया बहुत खतरनाक हो सकता है हमारे शरीर के लिए? जी, ये बहुत ही एक ख़तरनाक सिम्टम है। किसी को अगर एक बार भी यूरिन में रक्त आता है तो उसको ज़रूर किसी यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए, बिकॉज ये एक असामान्य परिस्थिति होती है और किसी ना किसी कारण की वजह से आता है। मैं देखता हूँ अक्सर बहुत लोग लाइटली ले लेते हैं कि हाँ एक बार खून आया कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसा होता नहीं है। यदि खून एक बार भी आए तो आपको अवश्य किसी भी यूरोलॉजिस्ट से मिलना ज़रूरी है। ये असामान्य परिस्थिति है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी। जी सर, मतलब एक बार आए चाहे बार बार आए जी, लेकिन राय ज़रूर लेना है। बिल्कुल, एक बार भी आए तो राय ज़रूर लेना है, क्योंकि जो हमारा मूत्र संचय ऐसा बना हुआ है कि उससे रक्त आने का कोई स्थान नहीं है। जी। और जो हम लोग यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी भी करते हैं, उसमें यदि 3 रक्त से जो माइक्रोस्कोपी में 3 RBC दिखते हैं उससे कम आया तो उसे हम हेमेचूरिया नहीं कहते हैं। मात्र 3 से ज़्यादा होने को हेमेचूरिया कहते हैं। आप समझ सकते हैं इतनी कम मात्रा को हेमेचूरिया कहना कि इसका मतलब ये है कि ब्लड नहीं होता है यूरिन में, और अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट थिंग और वो किसी न किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। जी सर। सर, यूरिन में ब्लड का आने का सामान्य रीज़न क्या होता है? ये अच्छा सवाल है, प्रश्न है। इसमें इसके कारण अनेक हो सकते हैं। जी। बिनाइन कारण भी हो सकते हैं। बिनाइन मतलब जो बहुत खतरनाक नहीं होते हैं वो कारण भी हो सकते हैं, और कुछ बहुत खतरनाक कारण भी हो सकते हैं। तो रक्त जो आता है यूरिन में वो किडनी से भी आ सकता है, यूरेटर से भी आ सकता है, मूत्र संचय से भी आ सकता है, ब्लैडर से भी आ सकता है, प्रोस्टेट से भी आ सकता है, उसके आगे यूरेथ्रा से भी आ सकता है, या उससे जो एक्सरी सेक्स चीज़ें होती हैं उनसे भी आ सकता है। तो यदि किडनी से आ रहा है तो कई बार किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, पत्थर हो सकता है, और सबसे सामान्य कारण तो होता है UTI, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से आ सकता है। दूसरा जो सबसे घातक और सबसे खतरनाक चीज़ें हैं वो कैंसर जैसी चीज़ें होती हैं, जैसे किडनी कैंसर हो गया, ब्लैडर कैंसर, इन सब चीज़ों में आ सकता है। तो बेसिकली बहुत ही मामूली चीज़ से बहुत खतरनाक चीज़ तक हो सकता है। इसीलिए हमें जब भी यूरिन में रखता है उसे बहुत सीरियसली लेना चाहिए। यदि एक बार भी आए तो हमें ज़रूर किसी यूरोलॉजिस्ट से जाके उसका निदान कराना चाहिए। जी सर। सर, अभी आपने UTI के बारे में कहा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो सर ये किस वजह से होता है और क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है ये आजकल? देखिए, UTI एक बहुत सामान्य बीमारी है। ये महिलाओं में ज़्यादा होता है और पुरुषों में थोड़ा कम होता है। ये इस वजह से होता है कि अक्सर जो पेनियल एरिया होता है वहाँ से जो फ्लोरा होता है वो कई बार इन्फेक्ट कर देता है उसको। वो सबसे कॉमन रूट होता है। दूसरा होता है कि हेमाटोजीनस भी होता है, मतलब खून के ज़रिए से उसमें जाना, वो थोड़ा अनकॉमन होता है। बहुत सारे कारण हैं। आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है कि हम कम पानी पीते हैं, अपने ब्लैडर हेल्थ को वो नहीं कर पाते हैं। कई बार हम पब्लिक वॉशरूम्स में जाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इन सब कारणों से UTI कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके बाद जो सिम्टम्स होते हैं उनमें से एक रक्त आना भी होता है। जी सर। सर, आजकल TV एड्स में बहुत सारे स्प्रेज ऐसे आ गए हैं जो दिखाया जाता है कि शौचालय में यूज़ करने, अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें तो स्प्रे करके फिर यूज़ करें। क्या वो सब यूज़ करना सेफ़ है? देखिए, वो मैक्सिमम जो मैंने देखा है, बहुत अनेक तरह की चीज़ें आती हैं टीवी में तो, बट जो मैंने देखा है बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं बेसिकली। और डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना कोई भी ख़राब चीज़ नहीं होती है। उसको सफाई के लिए आप डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ आप श्योर होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो केवल एक डिसइंफेक्टेंट और कोई चीज़ नहीं है। जी सर। सर, आपने किडनी स्टोन के बारे में भी बोला, तो क्या उसमें भी मूत्र में खून आता है किडनी स्टोन जी हाँ, में? जी, किडनी में भी किडनी स्टोन एक बहुत सामान्य बीमारी है और हम बहुत कॉमनली आजकल हो रहा है। उसके अनेक कारण हैं ऑब्वियसली। हमारे खाने पीने की जो हम चीज़ें ले रहे हैं, पानी नहीं लेना, और भी अन्य कारण जिसकी वजह से किडनी स्टोन बन रहा है। तो उसमें दर्द होता है पेशेंट को। यूजुअली अगर किडनी में हो रहा है तो फ्लैंक में बहुत, कमर में बहुत दर्द होता है और वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, पेशाब के रास्ते की तरफ जा रहा होता है, और उसमें खून आता है, लेकिन बहुत मैसिव खून नहीं आता है और अक्सर ये खून दर्द के साथ होता है। जी सर, किडनी स्टोन के ऐसे कौन से लक्षण हैं जो लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? देखिए, यूजुअली जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ऑब्वियस होते हैं। वो पेन करते ही करते हैं, दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा, और ये पेन अक्सर कोलिकी पेन होता है। इतना दर्द होता है कि पेशेंट छटपटा रहा होता है, दिन के वक्त ज़्यादा होता है, उल्टी आने की संभावना होती है, कई बार पेशाब में जलन होता है और कई बार खून भी आ रहा होता है। तो यूजुअली जब भी दर्द हो कमर में, कई बार हमारे पास मरीज़ आते हैं, वो बोलते हैं कमर में दर्द था और बहुत दिन से होता था, हम छोड़ देते। तो कमर में यदि दर्द हो तो उसको एक बार ज़रूर अल्ट्रासाउंड करके, एक्सरे करके दिखाना चाहिए कि किडनी में स्टोन है कि नहीं है, क्योंकि किडनी का स्टोन घातक हो सकता है। इसीलिए जी सर।
सर ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें मरीज़ को तुरंत डॉक्टर के पास जाके मिलना चाहिए, राय लेनी चाहिए? जहाँ तक मूत्र में रक्त आने की बात है, तो यदि रक्त एक बार भी आया है, हेमेचूरिया के एक एपिसोड भी हुआ है, तो ये मैं अपने आपके दर्शकों को बहुत उससे बोलना चाहता हूँ कि यदि किसी को भी पेशाब में एक बार भी खून आया है, वो एक असामान्य परिस्थिति है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके लिए आना ही आना है, दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि उसने कोई ना कोई कॉज होगा ही होगा। मान ली हो सकता है कि वो यूटीआई हो, विच इज़ अ वेरी बेनाइन थिंग, बहुत ही मामूली चीज़ है, वो दवाओं से ठीक हो जाती है। हो सकता है एक बहुत बड़ी बीमारी हो, तो कई बार वो बहुत बड़ी बीमारी का लक्षण भी होता है और आदमी उसे इग्नोर करते सोचे चलो एक बार आ गया कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें इग्नोर नहीं करना है उसे, और वी हैव टू मीट अ डॉक्टर एट एनी कॉस्ट व्हेनेवर वी फाइंड हेमेचूरिया। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि अगर यूरिन में एक बार भी ब्लड आए या फिर कमर का दर्द बहुत लंबे समय से बना हुआ है, तो उसमें चिकित्सक की राय लेनी बहुत ज़रूरी है, उसको इग्नोर नहीं करना है, चिकित्सक की राय लेनी है उसमें। सर किडनी की बात हो रही है तो आजकल लोगों में मधुमेह और बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, क्या उसका किडनी पर या यूरिनरी ब्लैडर का कोई डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है? जी, मधुमेह का तो बहुत ज़्यादा होता है। मधुमेह में जो डिजीज़ होता है उसे डायबिटिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, डीकेडी कहते हैं। जैसे हम सीकेडी जानते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसी का एक वर्जन होता है डीकेडी। और किडनी को अन्य तरह से वो डैमेज कर रहा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से लेके यूटीआई कराने तक। तो एज ए यूरोलॉजिस्ट, क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, तो हम लोग यूटीआई से बहुत डील कर रहे होते हैं। उनको रिकरेंट यूटीआई होता है बिकॉज उनकी जो शुगर की मात्रा होती है यूरिन में बहुत ज़्यादा होती है, और वो एक मीडिया होता है जिसमें बैक्टीरिया पनप सकता है, तो इन्फेक्शन को बार बार होता रहता है। उनको सिम्टम्स होते हैं जैसे बार बार पेशाब आना, तो उनको लगता है कि हमें पेशाब बार बार मधुमेह की वजह से आ रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई बार उनको यूटीआई वगैरह भी होता है, तो उन्हें अक्सर दिखाते रहना चाहिए, अपना अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, अपने ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, अपने क्रिएटिनिन कराते रहना चाहिए, और यूरिन में प्रोटीन कितना आना है उसका भी असेसमेंट करना चाहिए। बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि अर्ली पार्ट ऑफ डिजीज़ में प्रोटीनूरिया हो रहा होता है, और वो एक अर्ली इंडिकेशन होता है कि हाँ प्रोटीन अगर लीक कर रहा है यूरिन, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डैमेज हो रहा है, हमें दिखाना पड़ेगा उसके लिए। जी सर आपने अभी ब्लड टेस्ट के बारे में कहा है, तो ऐसे मरीज़ जो तुरंत नहीं पॉसिबल है डॉक्टर के पास जाना, तो वो खुद से कौन सा ऐसा जांच करा के समझ सकते हैं कि किडनी की कोई समस्या बढ़ रही है क्या? देखिए, एक बहुत मामूली टेस्ट है जो हर जगह अवेलेबल है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, वो करा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने से एक बेसिक एनाटॉमिकल आइडिया तो मिल जाता है हमें, लेकिन हाँ प्रॉब्लम यह है कि वो सही जगह से कराई जाए और उसका इंटरप्रिटेशन सही हो। बिकॉज अक्सर हम देखते हैं कि कोई एक ऐसी चीज़ होती है उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाता है, जिसकी वजह से लोग समझ नहीं पाते कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं। सर तो अल्ट्रासाउंड या फिर सिटी स्कैन भी ज़रूरी होता है या सिर्फ अल्ट्रासाउंड से भी काम जी चल देखिए, सकता है? अगर यूरिन में खून आ रहा है और अल्ट्रासाउंड से हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो सीटी स्कैन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनफैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति 50 वर्ष से ऊपर है और उसको मूत्र में रक्त आ रहा है और बिना किसी दर्द के आ रहा है, तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो। यदि आपको दर्द हो रहा है तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि आपको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या स्टोन है, परंतु अगर बिना दर्द के आपको पेशाब में खून आ रहा है और 50 वर्ष से ऊपर है और आपने तंबाकू का सेवन किया है या आप सिगरेट पीते हैं, तो अपने आप में अत्यंत घातक हो सकता है। इसको तो दिखाना ही दिखाना है। इसमें यूजुअली हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड में यूजुअली जैसे ये बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें ये ब्लैडर कैंसर की तरह वो होता है। तो जो ब्लैडर कैंसर होता है वो यूजुअली कोई तकलीफ नहीं देता है, पेशेंट को खून आता है, दर्द भी नहीं होता है, तो पेशेंट सोचता लगता है मुझे इन्फेक्शन हो गया है, दवा वगैरह खाते हैं और वो छोड़ देते हैं। जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो अल्ट्रासाउंड में हमें अंदर पेशाब की थैली में कोई गांठ मिलती है, तो उस गांठ को हमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड से नहीं देखना है, हमें उसका सीटी स्कैन भी कराना पड़ता है। बिकॉज ब्लैडर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो हमें ये देखना है उसका डेप्थ कितना है, वो कहीं ट्रांसम्यूरल तो नहीं है, मतलब पूरा फैला हुआ तो नहीं है, पूरे वॉल्स को इन्वॉल्व तो नहीं किया हुआ है, और आसपास की चीज़ों को भी इन्वॉल्व किया है कि नहीं किया। तो ऐसे जब भी पेशाब की थैली में गांठ आती है और अगर वो 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो अवश्य सीटी स्कैन कराना बहुत बहुत ज़रूरी है। वैसे भी किडनी की सारी समस्याओं के लिए अल्ट्रासाउंड एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, सीटी इज़ द अल्टीमेट इन्वेस्टिगेशन, जिससे हमें पता चलता है। जी सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि ज़रूरी नहीं है दर्द ही हो, अगर सिर्फ खून आ रहा है और दर्द नहीं आ रहा है तो वो ज़्यादा चिंताजनक विषय हो सकता है। तो डॉक्टर से राय लेना बहुत ज़रूरी है, और डॉक्टर के सलाह पे यूएसजी या सिटी स्कैन जो डॉक्टर बोले वैसा कराना बहुत ज़रूरी होता है। जी सर, सर ब्लैडर में भी स्टोन होता है, तो क्या उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पे, क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? ब्लैडर में स्टोन में आपको सिम्टम्स रहेंगे वैसे यूटीआई के सिम्टम्स जैसे ही रहते हैं कि पेशाब में आपको जलन होता है, दर्द होता है जब पेशाब करने में। यूजुअली ऐसे में क्या होता है कि जब आप पेशाब का अंत कर रहे होते हैं तब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और जो पेशाब में खून भी आता है, ये खून भी टर्मिनल हेमेचूरिया होता है। टर्मिनल हेमेचूरिया का मतलब होता है कि पेशाब के अंत में खून आना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ये एक पॉइंट है जो मैं रखना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि खून आना किस मात्रा में आ रहा है, शुरुआत में आ रहा है, पूरे पेशाब में आ रहा है, अंत में आ रहा है,
दर्द के साथ आ रहा है या दर्द के बिना आ रहा है, ये सारी जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया ब्लैडर स्टोन में अक्सर पूरे मूत्र में खून नहीं रहता है। अंत के दौर में जब पेशेंट को अंत जब कर रहा होता है तो उसको बहुत दर्द होता है और बूंद बूंद करके आता है और कुछ बूंद बूंद खून भी गिर रहा होता है, तो टर्मिनल हेमिचूरिया यूजुअली होता है विद पेन होता है। ब्लैडर कैंसर की मैंने इससे पहले बात की, उसमें क्या होता है, टोटल होता है, पूरे पेशाब में खून रहता है और पेनलेस रहता है, दर्द नहीं होता उनको। तो यदि कोई 50 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है जो तंबाकू या सिगरेट का सेवन ले रहा है और उसको टोटल पेनलेस हेमिचूरिया हो रहा है, तो उसको वी हैव टू अज्यूम कि उसको कोई ख़राब बीमारी है अंटिल अनलेस हम उसे प्रूव कर दें कि उसको नहीं है। और कोई यंग पेशेंट है, उसको टर्मिनल हेमिचूरिया हो रहा है, मतलब आखिर में खून आ रहा है और पेशाब में जलन हो रही है, तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम इनको कैंसर नहीं हो, कोई यूटीआई हो या कोई स्टोन हो। तो स्टोन में भी खून आ सकता है और दर्द यूटीआई की तरह ही प्रेजेंट करता है। अल्ट्रासाउंड से ही हमें पता चलता है, एक्सरे से पता चलता है हमें कि है कि नहीं। जी सर। सर कैंसर अगर ब्लैडर का या फिर किडनी का पता लगाना है तो सीटी स्कैन के बाद बायोप्सी ज़रूरी होती है इसमें? जी हाँ, जहाँ तक किडनी के कैंसर की बात है उसमें बायोप्सी करना अनिवार्य नहीं है। इनफैक्ट बायोप्सी करने के कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं कि यदि आपको पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है, एकदम आप सस्पिशियस लीजन है या कोई मेटास्टैटिक कहीं और से आके किडनी में फैला हुआ लीजन है या आपको एब्सेस या कैंसर में डिफरेंशिएट कर, तो इन सब चीज़ों में बायोप्सी करना है। यूजुअली हम लोग नहीं करते किडनी में अगर हमें कोई ट्यूमर दिखता है, सीटी पे हमें पूरी तरह से एक तरह से स्पष्टीकरण हो जाता है कि अगर उसमें एक हेट्रोजीनियस करके पिक्चर आ रहा होता है और इन्हांसिंग हो रहा होता है, सॉलिड कंपोनेंट होता है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें कैंसर है और बिना बायोप्सी के हम उसमें सर्जरी कर देते हैं। इसलिए नहीं करते बिकॉज कई बार जब हम नीडल डालते हैं उसमें और जब हम उसे निकालते हैं तो वो जो ट्रैक्ट होता है उसमें सीडिंग होने का डर है और अप स्टेज होने का डर रहता है, इसलिए यूजुअली अवॉइड करते हैं हम लोग। बट अगर सस्पेशन होता है और हम लगता है कि कंक्लूसिव नहीं है तो हमें करना पड़ता है। जहाँ तक ब्लैडर ट्यूमर की बात है उसमें बायोप्सी मैंडेटरी है और यूजुअली उस बायोप्सी को हम लोग जो कहते हैं उसमें जो ट्यूमर होता है उसको पूरे टोटलिटी में निकाल देते हैं। उस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं TURBT, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर होता है। तो छोटे ट्यूमर पूरे निकल जाते हैं, अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है तो उसका एक पार्ट निकालते हैं और उसको फिर हम बायोप्सी के लिए देखते हैं। उसमें हम दो चीज़ें जानना चाहते हैं कि किस तरह का कैंसर है और कितने डेप्थ में कैंसर है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जी सर। सर हम लोग कई बार स्टेंटिंग का नाम सुनते हैं तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि हार्ट में स्टेंट लगता है, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यूरोलॉजी में भी स्टेंटिंग का यूज़ होता है, तो इसका क्या यूज़ है सर? यूरोलॉजी में स्टेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली किडनी स्टोन्स वगैरह में या कोई ऑब्स्ट्रक्शन या कोई स्ट्रक्चर हो गया तो उसमें स्टेंट बहुत कॉमनली डलता है। वो बेसिकली एक जो स्टेंट होता है उसे DJ स्टेंट कहते हैं, बिकॉज उसमें जो दोनों एंड है वो एक J के शेप में होते हैं ताकि वो रिटेन रह सके अंदर किडनी में। और जब भी आपको कोई स्टोन की सर्जरी करते हैं या कोई स्टोन है जो ऑब्स्ट्रक्टिव है जो हम अभी नहीं निकाल पा रहे तत्काल के लिए, या कोई स्ट्रक्चर बन गया है, ऐसी स्थिति में ताकि पेशाब किडनी से मसाने तक आ सके, ब्लैडर तक आ सके और उसमें कोई रुकावट ना हो, बिकॉज अगर पेशाब रुकेगा तो वापस जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में जाएगा और क्रिएटिनिन राइज करेगा, आपका चीज़ें ख़राब होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम स्टेंट डाल देते हैं सर्जरी के बाद, या हम सर्जरी नहीं कर पा रहे कोई रुकावट को हटाने के लिए। कोई कैंसर के पेशेंट होते हैं, जैसे सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हमारे बहुत सारे आते हैं, उनमें दोनों तरफ यूरेटर ब्लॉक हो जाते हैं और उनका क्रिएटिनिन बढ़ रहा होता है। ऐसे स्थिति में भी हम लोग स्टेंट डाल के छोड़ देते हैं। तो स्टेंट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है यूरोलॉजी में। यूरोलॉजी में स्टेंट इज़ अ वेरी इंटीग्रल पार्ट। शायद कार्डियोलॉजी में भी इतना नहीं होता जितना हमारे इसमें होता है। जी सर। सर और आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में क्या यूरिन की समस्या ज़्यादा पाई जाती है पुरुषों से? जी हाँ, बिकॉज उनका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, उनका जो पेरिनियम होता है छोटा होता है, तो वो जो पेरिनियल फ्लोरा होता है, जो इन्फेक्शन होता है वहाँ से असेंडिंग इन्फेक्शन उसे कहते हैं कि बाहर का इन्फेक्शन अंदर की तरफ जाता है, बहुत उनमें ज़्यादा कॉमन होता है। जी सर। सर जब हम ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन की बात करते हैं तो डायबिटीज़ और BP के अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं इस बीमारी के लिए? देखिए बहुत सारे डिजीज़ हैं, बहुत सारे इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म्स होते हैं, जैसे किसी को हाइपरयूरिसीमिया हो गया या और भी किसी तरह के इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जिसमें यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं, सिस्टीन स्टोन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होता है, इन सब कंडीशंस में स्टोन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ADPKD होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इन सब में स्टोन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो ऐसे जेनेटिक डिजीज भी होते हैं जिनमें बनते रहते हैं स्टोन्स। सर कई बार कुछ परिस्थितियों में लोगों को पेशाब बहुत देर तक रोक के रखने की आदत बन जाती है, क्या वो घातक हो सकता है शरीर के लिए? देखिए पेशाब एक वेस्ट प्रोडक्ट है ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग सोशल लोग हैं, तो अगर अवेलेबल नहीं है हमारे पास नेक्स्ट जगह जहाँ हम कोई हाइजीनिक जगह नहीं है जहाँ पर हम वॉशरूम यूज़ कर सके, तो डेफिनेटली आदमी को रोकना पड़ता है, बट एडवाइजेबल नहीं होता है। अगर आपको है और आपको अवेलेबिलिटी है तो यू शुड ऑलवेज गो एंड क्लियर इट ऑफ। सर तो क्या बहुत देर तक पेशाब रुकने से स्टोन बनने का खतरा बन सकता है? बिल्कुल, कभी भी कोई देखिए स्टोन बनने की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन्फेक्शन और स्टेसिस, मतलब इन्फेक्शन हो जाना और रुकावट होना।
तो अगर आप कोई मतलब वैसे ही कोई रुकावट है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बन गया है या कोई और रुकावट है, तो उस वजह से भी एक स्टैसिस हो जाता है, रुकावट होती है, और अगर आप रोकेंगे तो वो भी एक तरह से स्टैसिस ही हो रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट एडवाइजेबल थिंग, एडवाइजेबल नहीं है। अगर आपको जैसे ही मौका मिले, और ऐसा रोकने की ज़रूरत नहीं होती है, एडवाइस भी नहीं करते हम किसी को। सर, आजकल बच्चों और युवाओं में भी किडनी और यूरिन की समस्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? जी, एक्चुअली क्या है कि आजकल जो हमारा जो खान पान हो गया है बहुत अलग हो गया है। बेसिकली हमारी लाइफ में हम लोग पानी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, बहुत बिजी रहते हैं अपनी लाइफ्स में। दूसरा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं। बच्चों में कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की वजह से बहुत ज़्यादा स्टोन्स बनने की संभावना है। पानी कम ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी अलग तरह से रहती है। तो इन सब कारणों की वजह से बेसिकली स्टोन बन रहा है आजकल। बच्चों में भी बन रहा है, बड़ों में भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। जी सर, भारत का जो वेदर है उसमें कितना पानी पीना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए? देखिए, एक्चुअली हम लोग ट्रॉपिकल कंट्री में हैं, और यहाँ पर हम लोग स्वेट ज़्यादा करते हैं, तो पानी हमें ज़्यादा पीना है। 3 to 5 लीटर्स मैं कहता हूँ स्टोन को प्रिवेंट करने के लिए। बिकॉज जैसा कैम्बल में और हमारे जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उनसे में ऐसा बताया गया है कि एटलीस्ट 2.5 लीटर जब यूरिन आउटपुट होता है, 2 to 2.5, तो किडनी स्टोन बनने की संभावना बहुत कम होती है। एक्चुअली हमारी बॉडी में किडनी स्टोन बनता रहता है हमेशा, क्योंकि एक हाइपर सैचुरेटेड स्टेट में रहता है। बट हमारी किडनी में इनहिबिटर्स होते हैं जो उसको इनहिबिट कर देते हैं स्टोन को बनने से। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो चीज़ें फ्लश आउट भी हो जाती हैं। तो इसलिए पानी ज़्यादा पीना है, 3 से 5 लीटर पानी पीना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना भी घातक हो सकता है। बहुत कम भी नहीं पीना है। तो 3 to 5 लीटर्स इफेक्टिव है। 10 से 11 ग्लास 12 ग्लास पानी पिए आप दिन में, तो ये एक बहुत अच्छी हैबिट रहेगी आपकी किडनी हेल्थ के लिए। सर ने ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण दी है कि डेली कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना है, कि कम से कम आपका 2.5 लीटर पानी एक्सक्रीट हो सके, जिससे कि किडनी स्टोन की समस्या जल्दी बॉडी में ना बने। सर, आगे बढ़ते हैं हम और आपसे यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं कि ब्लैडर और ट्रैक्ट में क्या अंतर है? देखिए, यूरिनरी ब्लैडर इज़ अ पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। वो एक्चुअली जो पूरा जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो किडनी से स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर यूरेथ्रा आता है, फिर ब्लैडर आता है, और फीमेल में बस यूरेथ्रा रहता है। मेल में यूरेथ्रा बहुत लंबा होता है, तो उसमें प्रोस्टेट जैसी चीज़ें भी आती हैं। तो प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा रहता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस, बल्बर और पेनाइल यूरेथ्रा आता है, और फीमेल में यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर का। तो ये पूरी चीज़ ही यूरिनरी ट्रैक्ट कहते हैं। इसे हम लोग यूजुअली जेनेटिव यूरिनरी सिस्टम कहते हैं हम लोग। जी सर। सर, आपने भी प्रोस्टेट की बारे में बोला, तो प्रोस्टेट की भी बीमारी बढ़ती जा रही है आजकल, इसका क्या कारण है? देखिए, प्रोस्टेट एक ग्रंथि होती है, और ये ग्रंथि सारे पुरुषों में 50 वर्ष के ऊपर बढ़ती है। ये एक सामान्य चीज़ है, सब में बढ़ना ही बढ़ना है। 50% लोगों को इससे समस्या होती है, 50% लोगों को समस्या नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कि उनका नहीं बढ़ता, उनको भी बढ़ा हुआ रहता है प्रोस्टेट। और अगर 50% लोग जिनको समस्या होती है, उनमें भी 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको दवाओं से केवल हम ठीक कर सकते हैं, और 50% से भी कम व्यक्तियों में हमें ऑपरेशन या किसी और तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रोस्टेट के सिम्टम्स बहुत वेरिड होते हैं। हमारे पास अक्सर ऐसे पेशेंट्स आते रहते हैं। मैं फिर से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा, यदि कोई भी 50 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है, उसको बार बार पेशाब आ रहा है, पेशाब जल्दी लग रहा है, पेशाब रोकने में दिक्कत हो रही है, पेशाब करने के बाद लग रहा है कि मैं पूरी तरह पेशाब नहीं कर पा रहा हूँ, लग रहा है कि रात में बार बार उठना पड़ रहा है, 3-4 बार उठना पड़ा पेशाब करने के लिए, या पेशाब की धार कम हो गई है, तो उन्हें ज़रूर किसी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ये प्रोस्टेट बढ़ने के संकेत हो सकते हैं। ये संकेत प्रोस्टेट कैंसर के भी हो सकते हैं, बिकॉज इनमें डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। प्रोस्टेट कैंसर में और बिनाइन प्रोस्टेटिक डिजीज़ दोनों में सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं अर्ली स्टेज में। तो जब भी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम उनका यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराते हैं, हम उनका एक CBC कराते हैं, एक किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उनका एक PSA कराते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली PSA हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 से कम रहेगा, यदि उससे ज़्यादा रहता है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, और उसके लिए जो भी जांच होती है, जैसे MPMRI हो गया, PSMA PET हो गया, बायोप्सी हो गया, जो भी करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं। यदि बेनाइन निकलता है तो हम बस दवाओं पे अल्फा ब्लॉकर्स पे रखते हैं, और हमने देखा है कि अल्फा ब्लॉकर से मोर देन 50% 60% लोगों को आराम मिल जाता है, किसी भी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, बट उन्हें वो दवाई लेनी पड़ती। जी सर। सर, सोशल मीडिया आजकल सबको यूज़ करते हैं, तो उस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि ये डिटॉक्स वाटर यूज़ करिए या कोई नेचुरोपैथी यूज़ करिए जिससे कि बॉडी डिटॉक्स हो जाए। तो क्या ये वो सब बिना डॉक्टर के राय के लेना सही होता है? मेरे हिसाब से तो लेना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो सोशल मीडिया पे रहते हैं वो रेगुलेटेड नहीं होते हैं। until unless it is regulated by the government and it is actually certified by people who certify it, तब तक मुझे लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप कुछ भी ऐसा ले रहे हैं
उसे वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए वो सर्टिफाइड है कि नहीं, वो प्रमाणित है कि नहीं है। यदि प्रमाणित है तभी लें उसको, वरना लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। जी सर। सर, परिवार में अगर किसी व्यक्ति को यूरिन से जुड़ी समस्या या किडनी से भी जुड़ी समस्या है तो अन्य लोगों को क्या परहेज़ करना चाहिए? देखिए, कुछ डिजीज़ होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, जैसे मैंने जी। बताया ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज़ वगैरह हो गया। बाकी ऐसा देखा गया है मैलिग्नेंसीज, कैंसर जैसी चीज़ें भी कुछ हेरिडिटरी उसमें वो रहता है। तो परिवार में एज सच कोई आप वो नहीं कर सकते, मतलब प्रिकॉशन लेके नहीं रख सकते। बट डेफिनेटली किडनी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो आपको करना चाहिए कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक से बच के रहें, जी। लो फैट डाइट लें, आप पानी ज़्यादा पिएँ, अच्छा पौष्टिक आहार खाएँ, जैसे सब्जियाँ खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, नॉन वेजिटेरियन डाइट, रेड मीट, इन सबसे थोड़ा दूर रहें। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। जी सर। सर, आपने खान पान के बारे में बताया, बेवरेजेस जो है देख समझ के लेने चाहिए। एक्सरसाइज क्या सर कुछ डायरेक्ट इफेक्ट करता है किडनी या यूरिन पे? एक्सरसाइज इज ग्रेट दिस थिंग, एक्सरसाइज तो हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है जी। लेकिन इसमें यह है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप डिहाइड्रेट हो रहे हैं, तो अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर रखिए। बट एक्सरसाइज तो जनरली बॉडी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और जब बॉडी हेल्थ इंप्रूव करते हैं तो किडनी की हेल्थ भी इंप्रूव करता है। तो ये तो रिकमेंडेड है, सबको एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए, चाहे योगा करें या कोई जिम में जाके एक्सरसाइज करें, जो भी उन्हें पसंद है वो करें। और लेकिन हाइड्रेट रखें अपने आप को, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं अपने को, तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन हो सकता है। सर, डायलिसिस के बारे में हम लोग अक्सर सुनते हैं, लेकिन दर्शक हमारे समझ नहीं पाते हैं कि डायलिसिस है क्या। तो आप एक बार कुछ बताइए डायलिसिस के प्रोसेस के बारे में। कई बार किडनी ख़राब हो जाती है, अन्य कारण होते हैं, सर्जिकल कारण होते हैं, मेडिकल कारण होते हैं। जी। जो मेडिकल कारण होते हैं वो यूजुअली नेफ्रोलॉजिस्ट डील करते हैं, जो कि इसी का एक विभाग होता है। जैसे एमडी मेडिसिन होते हैं और एमएस सर्जरी होते हैं, वैसे ही जब वो किडनी के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, जो सर्जन्स होते हैं वो एमसीएच यूरोलॉजी हो जाते हैं, और जो मेडिसिन के लोग होते हैं वो डीएम नेफ्रोलॉजी बन जाते हैं। तो जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं मेनली वो डील करते हैं डायलिसिस से। बट बहुत सारे सर्जिकल कॉजेज़ भी होते हैं, जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई सर्वाइकल कैंसर का पेशेंट है, उनको दोनों तरफ यूरेटर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो उनमें हम स्टेंट डाल देते हैं। अगर स्टेंट से भी ठीक नहीं होता है तो हमें डायलाइज करना पड़ता है। स्टोन्स के पेशेंट होते हैं, बायलैटरल ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें करना पड़ता है। और बाकी जो जनरल कॉजेज होते हैं, मधुमेह के बहुत सारे पेशेंट्स में करना पड़ता है, और भी कारण होते हैं सीकेडी के, उनकी वजह से हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है। एक मशीन होती है बेसिकली, जो काम फिल्ट्रेशन वाला काम आपके किडनी को करना चाहिए वो नहीं करता, और एक एक्सटर्नल फिल्टर होता है जो फिल्टर करके आपकी बॉडी में फिल्टर्ड ब्लड डाल देता है इसमें। जी सर। सर, तो किडनी या ब्लैडर की किसी भी बीमारी में डायलिसिस की ज़रूरत होती है या गिने चुने बीमारी? नहीं, उसमें एक्चुअली कुछ, देखिए जहाँ तक सर्जिकल बात है, क्योंकि मैं एक सर्जन हूँ तो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा आपको। उसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं जिसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, रुकावट हो रही हो। वो जो यूरिन ट्रैक्ट जिसकी बात आपने की, अगर उसमें रुकावट हो रही है, जैसे यूरेटर में दोनों यूरेटर बंद हो गए या यूरेथ्रा बंद हो गया, जिससे पूरा सिस्टम जाम हो गया, और हमने उसको रिलीव कर दिया, लेकिन उसको रिलीव करने में बहुत समय लगा दिया पेशेंट ने। मान लीजिए उसने 6 हफ्ता, 8 हफ्ता, 10 हफ्ते लगाए, तो उसमें 6 वीक्स के बाद क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है किडनी में। यदि हम उससे पहले इंटरवीन कर लेते, यूजुअली रिकवरी 100% हो जाती है। 2 वीक से स्टार्ट होता है डैमेज होना, और 6 वीक के बाद इरिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाते हैं। तो मान लीजिए कि 6 वीक के बाद 10% डैमेज हो गया, तो लगभग इरिवर्सिबल रहता है वो 10%। कई बारी हम जब स्टेंट डालते हैं या पाइप डालते हैं या उसका सर्जरी करते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ठीक नहीं हो पाता है। वैसे स्थिति में हमें डायलिसिस वगैरह भी करना पड़ता है। जी सर। सर, कई बार पेशेंट्स का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत मतलब बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो देखा जाता है कि यूरिन पास नहीं कर पाते हैं वो लोग। तो क्या मतलब ऐसे यूरेटर पे या फिर किडनी पे कुछ डायरेक्ट असर पड़ता है, नसों का या फिर रीढ़ की हड्डी का? जी, एक्चुअली बहुत सारे ट्रॉमा के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, स्पेशली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट्स जो आते हैं, वो क्या होता है कि वो पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के, उनको पेल्विक फ्रैक्चर भी रहता है। फ्रैक्चर की वजह से उनका जो यूरेथ्रा हो जाता है वो फट जाता है, या उसमें चोट आ जाती है, इस वजह से सारी परेशानी। तो उसमें हमें कई बार पेट से पेशाब का रास्ता बनाना पड़ता है, नीचे से बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। जी सर। सर, आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में लोग ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं जिससे किडनी या फिर यूरिनरी ब्लैडर का हेल्थ ख़राब होते जा रहा है लोगों का? सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ मैं, ये है कि पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाइड्रेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी है, लो फैट डाइट लेना है, अपने खाने पीने में फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, और एक्सरसाइज करें, और हाइड्रेटेड रहें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। जी सर। सर, लास्ट में हमारे दर्शकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किडनी की हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ भी शरीर का अच्छा बना रहे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग ए किडनी स्पेशलिस्ट, यूरोलॉजिस्ट होने के नाते, किडनी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसे इग्नोर मत कीजिए। जितनी इंपॉर्टेंस आप लोग हार्ट को और बाकी चीज़ों को देते हैं, किडनी की हेल्थ को भी देना है हमें, और उसके लिए हाइड्रेटेड रहिए, पौष्टिक आहार लीजिए। यदि कोई भी समस्या हो तो किसी न किसी डॉक्टर से ज़रूर जाके मिले और उससे अपना निदान करवाएं।
सर ने इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, हाइड्रेटेड रहना है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज करना है, और कुछ भी प्रॉब्लम आए, थोड़ा खून भी क्यों ना दिखे यूरिन में, डॉक्टर की राय ज़रूर लेनी है। सर, आपने इस विषय पे हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की है। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।